तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि 10th क्लास के फिजिक्स का ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आपके एग्ज़ाम में अभी से 2 महीना टाइम बचा हुआ है, तो इस 2 महीना टाइम में 90+ नंबर किस तरह से लाएं। तो आप सभी को घबराना नहीं है। इस 2 महीना टाइम में अगर आप लोग चाहते हैं कि 90+ नंबर लाएँ तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की इस वीडियो में समझे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी तरह से सभी बुक का मैराथन क्लास से आप सभी को मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप सभी का फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझेंगे। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, इसी तरह से फिजिक्स में ऑल चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बेफिक्र होकर देखिए। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला प्रश्न क्या है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसके उत्तर को जानते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना सिंपल है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये समझ में आया। आगे समझिए, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या है, यहाँ पे समझिए, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो आइए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हुआ, कांच, वायु, जल इत्यादि। और समझिए कि परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश उनके छोटे से भाग को ही पार कर पाता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया घिसे हुए कांच, तेल लगा हुआ कागज, सूती कपड़ा इत्यादि। और समझिए यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया लकड़ी, कॉफी, दीवार इत्यादि। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न है आप सभी का, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिए उत्तर में, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न 4, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। यहाँ पे समझिए उत्तर में, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण कौमा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल बिंदु पे होते हैं। तो इसके आगे छूट गया है, इसके आगे आप सभी को लिख लेना है। फिर से बोल रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल बिंदु पे होते हैं। तो आप सभी को 4 नंबर प्रश्न क्लियर हुआ। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद क्या प्रश्न बोला है, ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समझिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब सीधा और काल्पनिक का मतलब भी सीधा होता है और वास्तविक का मतलब उल्टा होता है। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 6, समझिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस विशेषताओं को लिखें। यानी कि यहाँ पे समझिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो उत्तर में समझिए कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब का वास्तव परावर्तन उल्टा होता है। चौथा है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे होती है। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न क्या है, इसे समझिए आप लोग। प्रश्न 7 है,
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में समझिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता हो। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल और दूसरा अवतल दर्पण है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इनके उपयोगों को लिखें। तो उत्तर को समझिए कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः दाढ़ी बनाने में, टर्च वाहनों के हेडलाइटों, सर्च लाइट में एवं डॉक्टरों के द्वारा रोगी के नाक, कान, गले, दांतों की जांच करने एवं सौर भट्टी में किया जाता है। इसका उपयोग भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनका उपयोगों को लिखें। तो आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण की भीतरी सतह को रजित कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है। इनका उपयोग वाहनों के पास से दर्पण के रूप में किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। तो इसके आंसर आप लोग को कमेंट में कर देना है। तो आइए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है 11, आवर्धन किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये मात्र विहीन होता है। मात्र विहीन का मतलब हुआ कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पर समझिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो अनुपात का मतलब हुआ बटा, यानी कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्र विहीन होता है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर को समझिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन में बस इतना ही सी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्या है आपका, प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे समझिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। उत्तर को समझिए। प्रकाश की किरणों की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, इसे आप लोग समझिए। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो उत्तर में समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, सेम उसी तरह है प्रकाश का परावर्तन के नियम की तरह। तो यहाँ पे समझिए, पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब सभी एक ही समतल बिंदु पे होते हैं। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। तो दूसरा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो दूसरा है, यहाँ पे समझिए, दूसरा है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे समझिए, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। तो यह प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। तो प्रश्न इसका तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न, प्रिज्म किसे कहते हैं। इसका उत्तर को समझिए। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये 5 सतहों से घिरा होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 क्या है, लेंस किसे कहते हैं। उत्तर को समझिए कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। और इसके बाद है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, यहाँ पे समझिए। उत्तल लेंस पहला और दूसरा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में समझ लेते हैं। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी का मतलब क्या बताएं, सीधा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधा एवं छोटा बनता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उत्तल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बनता है, आभासी के साथ छोटा भी बनता है। उत्तल लेंस समांतर किरण पुंज को अभिसारित कर देता है। तो आइए अब अवतल लेंस के बारे में समझ लेते हैं। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि उल्टा एवं बड़ा बनाता है।
अवतल लेंस समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 5 क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो इसके भी अंतर यानी कि इसके भी आंसर आप लोग को लिख के कमेंट में कर देना। अगर आप लोग को नहीं आता है तो इसके अगले पार्ट में इसके जितने भी अंतर प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न इसके अगले पार्ट में लाएंगे। तो फिजिक्स का दूसरा अध्याय भी खत्म हो गया। तो आपका तीसरा अध्याय है मानव नेत्र। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिए। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है जो प्रकाश का उपयोग कर हमारे चारों ओर एक रंग बिरंगे संस्कार को देखने योग्य बनाते हैं। यहाँ पे फिर से समझिएगा, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान तथा सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है जो प्रकाश का उपयोग कर हमारे चारों ओर एक रंग बिरंगे संस्कार को देखने योग्य बनाता है। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके बाद है समझिए, इसके बाद है मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि उल्टा और छोटा बनता है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, तो छोटा और यानी कि उल्टा और छोटा बनता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके आगे समझिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर एवं अधिकतम दूरी अनंत होता है। न्यूनतम दूरी क्या होता है 25 और अधिकतम क्या होता है अनंत होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इसके पहला प्रश्न को समझ लीजिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। इसके उत्तर को समझिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव से सुस्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहा जाता है। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहा जाता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, जो अभी इसके पीछे बताए हैं। तो यह प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया। तो दूसरा प्रश्न को समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। आँख अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर एवं नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है। आँख के किस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर समझिए फिर से, आँख अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर या नज़दीक की वस्तु यानी कि दूर और नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न क्या है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देते हैं। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होते हैं, यहाँ पे समझिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा क्या है जरा दृष्टि दोष। तो अब आइए इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखी जा सकती है। यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि निकट दृष्टि यानी कि जो दोष होता है वही दिखता है। यानी कि क्या है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगा और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। उसी तरह क्या है दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। तो पहले ही निकट दृष्टि दोष के कारण को समझ लेते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र गोलक और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तीसरा कारण है नेत्र लेंस का अधिकतम मोटा हो जाना। चौथा कारण क्या, फोकस दूरी कम हो जाना। तो इसके बाद इसका उपचार को समझ लेते हैं, इसे किस तरह से ठीक किया जाता है। तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग होता है। यानी कि उत्तल लेंस से निकट दृष्टि दोष खत्म हो सकता है। तो आइए अब दूर दृष्टि दोष के बारे में समझ लेते हैं। दूर दृष्टि दोष, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो अभी बताएं कि दूर की वस्तु जो दोष होता है वही दिखता है। तो इसमें बोला है कि निकट की वस्तु नहीं देखी जा सकती है।
उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर अधिकतम दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक दूरी पर किसी बिंदु पर होता है। यहाँ पे समझिए फिर से, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर यानी कि नहीं होकर अधिक दूरी पर किसी बिंदु पर होता है। तो इसके अब कारण को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिए कारण है, पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। तीसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। चौथा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो आइए अब इसके उपचार को समझ लेते हैं। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस से इसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए अब जरा दृष्टि दोष के बारे में समझ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब किसी नेत्र को निकट और दूर दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, जब निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है तो उसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसके उपचार क्या होता है? इसके उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है जिसमें उत्तल एवं अवतल दोनों लगे होते हैं। यानी कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जिसमें कि उत्तल और अवतल दोनों लगे होते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 क्या है? तारे हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? यहाँ पे समझिए कि तारे हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझ लेते हैं। तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो आइए अब इसका उत्तर को समझ लेते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने यानी कि फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न 6 क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसके आंसर को समझिए कि श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन यानी कि बंटना विभाजन का मतलब हुआ बंटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 7 है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके उत्तर को समझ लेते हैं। श्वेत प्रकाश में से प्राप्त रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और इनमें वर्ण जैसे वर्ण का मतलब हुआ रंगों का क्रम बैगनी, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला, फिर होता है नारंगी, फिर इसके बाद होता है क्या? लाल होता है। तो इसके बाद समझिए कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलुआइड कहते हैं। यानी कि कोलुआइड किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलुआइड कहते हैं। तो आपका फिजिक्स का चौथा अध्याय क्या है? विद्युत धारा। तीसरा अध्याय खत्म हो गया तो चौथा अध्याय विद्युत धारा। तो आइए अब विद्युत धारा के पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं? पहले विद्युत धारा के बारे में समझ लीजिए। आवेश यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशधारी कणों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या तो आप लोग बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे इनका हो गया एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है? समझिए यहाँ पे, चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे कि हो गया तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात इत्यादि। अगला प्रश्न क्या है? इसे ध्यान से समझिए आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर में समझिए कि वैसे पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। रोधी का मतलब रुकावट डालने वाला, यानी कि विद्युत को रुकावट डालने वाला पदार्थ। जैसे में कौन कौन हो गया? जैसे कांच हो गया, चमड़ा, रबड़, कागज इत्यादि जितना भी है सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं। तो अगला प्रश्न समझिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? उत्तर में समझिए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह
वह बल परिणाम है, यहाँ पे बल होगा, बल परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से हम विद्युत तक यानी कि बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो आप लोग को समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो इसके बाद वीडियो बना हुआ है, वह आप लोग वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि पूरा डिटेल में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो 5वां प्रश्न क्या है, सेल या बैटरी किससे कहते हैं? उत्तर को समझिए। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं, यानी कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 6 क्या है, विद्युत परिपथ किससे कहते हैं? तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ, परिपथ का मतलब क्या हुआ? रास्ता। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला है एमीटर। एमीटर किससे कहते हैं? यहाँ पे समझिए। जिस यंत्र द्वारा किसी युक्ति यानी कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जा सकती है उस एमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में से श्रेणी क्रम यानी कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को ए के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये प्रश्न समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर किससे कहते हैं? उत्तर में समझिए। जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापा जाता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसे भी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है, 9 प्रश्न क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। तो इसके भी अंतर आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो इसके बाद सभी अंतर में जितने भी अंतर का प्रश्न है इसके अगले वीडियो में लाएंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे समझिए। अगला प्रश्न है, ओम का नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखें। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पे समझिए कौन सा नियम दिए थे। यहाँ पे समझिए, ओम के नियम के अनुसार है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात इस तरह से देना है आप सभी को, आई समानुपाती भी। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे समझिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसके उत्तर को समझिए। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहा जाता है, यानी कि जो विद्युत धारा को बहने में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है कि तार की लंबाई पर, दूसरा है तार की मोटाई पर, तीसरा चालक के पदार्थ पर, चौथा है चालक के ताप पर करता है। तो यह प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न 12 क्या है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन, यहाँ पे समझिए समूहन है। तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समूहन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में समझिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोध के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझिए फिर से कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 13 है, प्रतिरोध के समांतर यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में समूहन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर समझिए कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, इसमें योग के बराबर होता है। तो अगला प्रश्न प्रश्न 14 है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका उत्तर को समझिएगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह की दर को उस परिपथ के विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 15 आपका क्या है, प्रश्न 15 है, समझिएगा कि विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर समझिए
कि बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होती है। तो इसमें याद रखना है कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोधक अधिक होती है और गलनांक कम होती है। तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे समझिए कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम तथा बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे समझिए कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का और विद्युत बल्ब में फिलामेंट का, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसे याद रखेगा। हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 16। यहाँ पे समझिए 16 प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग लिखें। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई घरेलू उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। जैसे में हो गया बिजली का चूल्हा हो गया, आगे है विद्युत इस्त्री हो गया यानी कि आयरन हो गया, रूम हीटर एवं यानी कि हीटर हो गया, एवं सोल्डिंग रोड हो गया यानी कि जिसे सोल्डिंग मशीन कहते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 17 नंबर, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। 17 प्रश्न है, विद्युत बल्ब की संरचना को समझाएं। यहाँ पे समझिएगा विद्युत बल्ब की संरचना। तो कहता है विद्युत बल्ब कांच का बना होता है जिसके ऊपरी भाग पर एक धातु लगा होता है जिसमें दो स्पर्शक बंटन होते हैं। बल्ब में टंगस्टन के एक पतली तार लगी होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन की मात्रा को निकालकर आर्गन गैस भर दी जाती है। यहाँ पे समझिएगा कि विद्युत बल्ब में जो ऑक्सीजन रहता है उसे निकालकर कौन सा चीज़ भर दिया जाता है, तो आर्गन गैस भर दिया जाता है। तो आगे है क्योंकि फिलामेंट ऑक्सीजन से संयोजन कर तुरंत गल जाता है, यानी कि विद्युत बल्ब में जो ऑक्सीजन होता है उसे निकालकर उसमें आर्गन गैस भर दी जाती है क्योंकि फिलामेंट ऑक्सीजन से संयोजन करके तुरंत गल जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे समझिए। तो आपका अध्याय 5 हो गया, फिजिक्स का 4 अध्याय आपका खत्म हो गया। तो आपका 5वां अध्याय क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, चुंबक किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे, चुंबक किसे कहते हैं। तो प्रश्न 2 है, यहाँ पे समझिए चुंबक के गुणों को लिखें। तो उत्तर में समझिए कि चुंबक के गुण निम्नलिखित थे। पहला कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। दूसरा है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है तीसरा असमान रूप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए चुंबकीय पदार्थ के बारे में पहले समझिए। चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे पहले समझिए चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ है जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, टीन, तांबा तथा मिश्र धातु हो गया। इसी तरह से और भी धातु है। तो अगला है अचुंबकीय पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि, कागज। तो ये भी समझ लिए होंगे। इसके बाद समझिए प्रश्न 3 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इसे भी आप लोग याद करिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे समझिएगा विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में समझिएगा सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑक्सट्रेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबक
क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे फिर से समझिएगा कि सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ऑक्स्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय यानी कि चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए प्रश्न अगला समझते हैं। प्रश्न 5। पाँचवा प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय के लिए होता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया। तो छठा प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। छठा प्रश्न है विद्युत चुंबक का चुंबकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। तो आइए इसके पहला क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पे, दूसरा है परिनलिका के फेरों की संख्या पर, और तीसरा है विद्युत धारा की मात्रा पर। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है 7वां है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम को समझाएं। तो आइए उत्तर को समझते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त को नियम को लिखें। तो यहाँ पे समझिएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम कहता है क्या? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करेगी। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम दाएं हाथ की मुट्ठी में धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा ये धारा की दिशा की ओर बताएगा, और दाएं हाथ की अन्य अंगुलियां यानी कि दाएं हाथ का अन्य अंगुलियां, अंगूठा तो धारा की दिशा की ओर बताएगा और अंगूठा के अलावा जितना भी अंगुलियां है वह किस ओर बताएगा? तो यहाँ पे समझिए किस ओर बताएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताएगा। यहाँ पे समझिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करेगी। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए 8वां प्रश्न को समझते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखें। तो आइए अब इसको उत्तर के समझ लेते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, कौन कौन अंगुली लेना है? पहले अंगूठा और तर्जनी और माध्यम को फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी किधर बताएगा? तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और एवं यहाँ पे समझिए दिशा तथा माध्यम धारा की दिशा, और माध्यम किधर बताएगा? धारा की दिशा दर्शाता हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न क्या है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम को लिखें। तो आइए अब समझते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को समकोणिक फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा गति की दिशा को संकेत करे, तो माध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगी। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ लिए होंगे। तो आइए प्रश्न 10 को समझते हैं। प्रश्न 10 है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके उत्तर को समझ लेते हैं। विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। सामान्यतः विधुन्मय तार लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का एवं अर्थ तार हरे रंग का होता है। यहाँ पे समझिएगा कि विधुन्मय तार लाल रंग का होता है, और यहाँ पे समझिए, और उदासीन तार काले रंग का होता है, और अर्थ वाला तार होता है हरे रंग का होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। विद्युत उपकरण विधुन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। स्विच हमेशा विधुन्मय तार से जुड़ा होता है। तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अतिभारण किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर समझिए। जब उपकरण की कुल शक्ति तार की सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है, जिसके कारण तार गल जाता है। इसे अतिभारण कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 11 है लघुपतन किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके आंसर को समझते हैं। जब किसी दोनों तार, जब कभी, यहाँ पे समझिए कि जब कभी दोनों तार
विधुन्मय और उदासीन कौन तार, तो पहला विधुन्मय और दूसरा है उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान लगभग शून्य हो जाता है। परिपथ में, यहाँ पे समझिए कि परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगता है जिससे विद्युत उपकरण कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे समझिए कि फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे समझिए कि जब कभी दोनों तार, कौन सा तार, विधुन्मय तार और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान लगभग शून्य हो जाता है। परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगता है जिससे विद्युत उपकरण कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आपका फिजिक्स का 5 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आइए अगला है, छठा चैप्टर क्या है, ऊर्जा का स्रोत। तो आइए अब इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में समझते हैं, ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितना सिंपल इसका आंसर है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कीजिएगा। तो जैसे कि हो गया यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा इत्यादि है। तो अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम को लिखें, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखें। तो आइए उत्तर को समझते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। यहाँ पे समझ लिए फिर से कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि विद्युत, यहाँ पे बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि बल्ब में जब विद्युत ऊर्जा डालते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में वह बदल जाता है। और एग्जाम्पल समझिए कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ये भी समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न तीसरा है ईंधन किसे कहते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। वैसे पदार्थ जो जलने पर हमें ऊष्मा दे उसे ईंधन कहते हैं। इसका आंसर भी कितना सिंपल है कि वैसा पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा दे उसे ईंधन कहते हैं। तो इसके क्या गुण होते हैं, यहाँ पे समझिए, इसके गुण के समझ लेते हैं। पहला नंबर है कि सस्ता होना चाहिए, दूसरा है कि जो आसानी से उपलब्ध हो, तीसरा है कि जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, चौथा है कि जिसको रखना और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना आसान हो। तो ये भी समझ लिए होंगे। तो आइए प्रश्न को समझ लेते हैं। 5वां प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो आइए अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए एवं पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल और कई प्रकार के प्राकृतिक गैस भी होते हैं। तो इसके बाद छठा प्रश्न समझिएगा। छठा प्रश्न अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो सीमित हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल एवं कई अन्य प्रकार के प्राकृतिक गैसें। तो अगला है, यहाँ पे समझिए नवीकरणीय के बारे में समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा तो वैसा ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो असीमित हो अर्थात जो निरंतर हो उसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कभी खत्म नहीं हो सकता है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जल शक्ति संयंत्र किसे कहते हैं। इसके उत्तर को समझिए कि जिस यंत्र का प्रयोग कर जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। यानी कि जिस यंत्र का प्रयोग कर जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे ही जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो 8वां प्रश्न क्या है, जीव द्रव्यमान ईंधन किसे कहते हैं। तो आइए अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। ऐसा ईंधन जो किसी रूप से किसी जीव से प्राप्त हुआ हो जीव द्रव्यमान कहलाते हैं। यानी कि कहते हैं जैसे लकड़ी पेड़ से प्राप्त होता है, यानी कि लकड़ी किससे प्राप्त होता है, पेड़ से प्राप्त होता है। और जैसे गोईठा गाय के गोबर से प्राप्त होता है इत्यादि। ये सब हो गया जीव द्रव्यमान ईंधन हो गया। जो जीव से प्राप्त हो उसे जीव द्रव्यमान ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर, चारकोल किसे कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो चारकोल किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। जब लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें मौजूद जल निकल जाता है और जो अवशेष के रूप में बचता है उसे चारकोल कहते हैं। तो इसे भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 10 से पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके आंसर को समझते हैं। वैसा ऊर्जा जो पवन के द्वारा उत्पन्न हो पवन ऊर्जा कहलाते हैं। इसका आंसर भी कितना सिंपल है कि वैसा ऊर्जा जो पवन के द्वारा उत्पन्न हो उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला है, यहाँ पे समझ लीजिए नोट, इसका नोट एक है, समझिए पहले नोट के। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ विद्युत का 25% से अधिक पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, सौर ऊर्जा क्या है? तो आइए अब इसके उत्तर को समझ लेते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसके आंसर भी कितना सिंपल है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। भारत में लगभग 5 गुना 10⁻15 किलो जूल वाट यहाँ पे समझिए कि 5 गुना 10⁻15 किलो वाट घंटा से भी अधिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ? तो भारत में प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, सौर कुकर क्या है? तो आइए अब इसके आंसर को समझते हैं। सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए किया जाता है। इसको सूर्य की रोशनी में पर 2-3 घंटे के बाद इसके अंदर का तापमान 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ आसानी से लग जाता है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ आसानी से पक जाता है। तो आइए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न 13 नंबर क्या है, सौर सेल किसे कहते हैं? तो आइए अब इसको उत्तर के समझ लेते हैं। सौर सेल उस युक्त को कहा जाता है, यानी कि सौर सेल उस युक्ति को कहा जाता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे सौर सेल कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। किसी भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यह भी प्रश्न कितना सिंपल है। तो आइए अगला है आपका हो गया लास्ट प्रश्न 15 नंबर, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो आइए अब इसके आंसर को समझते हैं। 2 हल्के नाभिकों के एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।